ट्रेन अपनी गति से उसके गांव की ओर बढ़ी चली जा रही थी। सुमन पूरे 12 साल बाद गांव जा रही थी। उसके पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करके सर को बर्थ के पीछे की दीवार से टिका दिया था। 12 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। ए बिरजू, सुन, मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने बिरजू से कहा। बोलो छोटी मालकिन, हमसे क्या काम है? बिरजू, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जानता है ना तू। सुन, मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी एक नंबर का अय्याश और बिगड़ैल है। सुमन ने कहा। छोटी मालकिन, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके एक कहे पर अपनी जान छिड़क देंगे, बिरजू ने साहस से कहा। बिरजू, मैंने आज शाम की 5:10 वाली ट्रेन से भागने का सोचा हुआ है। तू मेरे साथ भाग चलना, नहीं तो बाबा मेरी जबरन शादी उस आदमी से करवा देंगे। तू अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार रखना। मैं ठीक 4:30 बजे तुझे गांव के कच्चे वाले रास्ते में मिलूंगी। अरे ऐसे कैसे छोटी मालकिन, ऐसे कैसे भाग चलें? हमारी जेबा में एक ठुठेला भी नहीं है, और हम ट्रेन से भाग चले तो हमारी उस गाड़ी का क्या होगा? वो तो स्टेशन पर ही खड़ी रह जाएगी, बिरजू ने चिंता व्यक्त की। तू पैसे की चिंता मत कर, वो सब मैं ले आऊँगी। तू अपने दोस्त मैकू को पहले ही स्टेशन पर भेज देना, ताकि वो तेरी घोड़ा गाड़ी को वापस ले आए। मेरा कॉलेज का एक दोस्त भी आएगा, और जो हमें ट्रेन में ही मिलेगा। बोल, मेरे लिए कर सकता है ये? सुमन ने उसे समझाया। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम आपके खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। हम ठीक 4:30 बजे गांव के पीछे के कच्चे रास्ते पर मिल जाएंगे। आप जाओ और तैयारी करो, बिरजू ने कहा। मेरी आखिरी आस तुम ही हो बिरजू, बस मुझे उस नरक में जाने से बचा लो। कहते हुए सुमन की आंखें भीग गईं। सुमन वहाँ से भागते हुए चली गई। बिरजू उसकी पीठ ताकता रहा। ठीक 4:30 बजे बिरजू के घोड़ा गाड़ी में सुमन अपने बैग सहित बैठ चुकी थी। बिरजू, डर तो नहीं लग रहा ना? सुमन ने आशंका से पूछा। नहीं, डर काहे का? जब तक आप साथ हो छोटी मालकिन, हमें किसी का डर नहीं, बिरजू ने कहा। और तुम्हारे माई बाबा और तुम्हारी बहन फुलवा, उनका क्या होगा? सुमन ने पूछा। हम माई बाबा और फुलवा को कल्लू के साथ अपने ननिहाल भेज दिए हैं। उनका फिक्र ना ही कीजिए, बस जल्दी से स्टेशन पहुंच जाएं। आपके घर पर पता चल गया होगा। आपके चचेरे भाई और मुखिया जी ज़रूर स्टेशन की तरफ आएंगे। उससे पहले हमें ट्रेन पकड़नी है, बिरजू ने घोड़ा गाड़ी भगाते हुए कहा। स्टेशन आने ही वाला था। सुमन ने बिरजू से कहा। बिरजू, याद है बचपन में हम दोनों से एक एक वादा किया है कि ज़िंदगी में एक बार एक दूसरे से कोई एक चीज़ ज़रूर मांगेंगे और सामने वाला मना नहीं करेगा। हाँ छोटी मालकिन, हमें याद है। एक वादा मेरा, एक वादा आपका, बिरजू ने कहा। बिरजू, आज वो दिन आ गया है। मैं अपना वादा मांग रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रही। ट्रेन में मेरा दोस्त आ रहा है जो शहर में मेरे साथ पढ़ता था। मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसके साथ ही भाग रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ ले आई। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें बहुत तंग करेंगे, पर तुम कैसे भी अपने आप को बचा लेना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम अपने दोस्त मैकू के साथ यहाँ से बचकर भाग निकलना। और एक बात है, मैं बचपन में तुमसे प्रेम करती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे तुम में अपना प्रेमी नज़र नहीं आता। मुझे माफ़ कर देना बिरजू, सुमन ने बहुत आत्मग्लानि के साथ कहा। लो छोटी मालकिन, स्टेशन आ गया है। 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। बस आपको झट से चढ़ा दूंगा। मेरी चिंता मत करना। मेरी मदद के लिए यहाँ मैकू ही नहीं, गगन और भुरवा भी आए हैं। पर एक वादा मेरा भी पूरा कर जाइए। वादा ये कि अपना ख्याल रखेंगी, कभी भी खुद को दुखी नहीं करेंगी और गांव ज़रूर लौट कर आएंगी। वादा कीजिए छोटी मालकिन, बिरजू ने कहा। वादा करती हूँ बिरजू, वादा करती हूँ तुमसे, सुमन ने भीगी आंखों से कहा। छोटी मालकिन, ट्रेन आ गई है, जल्दी से दौड़कर ट्रेन में चढ़िए। देखिए, गांव के रास्ते पर धूल का गुबार उठ रहा है। शायद मुखिया जी और आपके चचेरे भाई लोग आ रहे हैं। बिरजू ने सुमन का बैग उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ लगाई। सुमन उसके साथ दौड़कर ट्रेन की बोगी तक पहुंची। बोगी से एक हाथ निकला और उसने सुमन का हाथ थाम लिया। बिरजू ने जल्दी से बोगी में बैग फेंका और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता रह गया। ट्रेन ने रेंगने के बाद गति पकड़ ली। अचानक ट्रेन के पहिए चीखे और सुमन की आंखें खुल गईं। उसके गांव का स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतरी और स्टेशन से बाहर निकल गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे 1-2 टैक्सी और एक घोड़ा गाड़ी नजर आई। उसने पहचाना, घोड़ा गाड़ी पर बिरजू बैठा था। बिरजू, गांव चलोगे? सुमन ने कहा। अरे छोटी मालकिन, आप आइए ना, बैठिए। मैं तो ये घोड़ा गाड़ी इसीलिए यहाँ खड़ा रहता हूँ कि गांव की कोई सवारी आए।
बिरजू ने आश्चर्य और खुशी से कहा। ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ है बिरजू? सुमन ने आशंकित होते हुए पूछा। सुमन ने देखा बिरजू बहुत कमज़ोर हो गया था और शायद कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। ये लंबी कहानी है छोटी मालकिन, फिर कभी बताएंगे। आप गाड़ी में बैठिए, नहीं तो अंधेरा गहरा जाए, बिरजू ने सुमन का बैग गाड़ी में रखते हुए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद सुमन ने पूछा, बिरजू मेरे जाने के बाद क्या हुआ था और तुम मैकू के साथ गगन और भुरवा को लेकर क्यों आए थे? कुछ देर की खामोशी के बाद बिरजू बोला, छोटी मालकिन हम उन तीनों को साथ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम जानते थे कि आप हमारे साथ नहीं किसी और के साथ भाग रही थीं और वो तीनों हमारी जान की रक्षा करेंगे। अरे तुम्हें मालूम था? तुम्हें कैसे पता चला? और फिर तुमने ये जानते हुए भी कि हम किसी और के साथ भाग रहे हैं अपनी जान को जोखिम में क्यों डाली? सुमन ने चकित होते हुए पूछा। जी, आपने हमको एक लेटर पोस्ट करने के लिए दिया था। वो आपने जल्दबाजी में सही से चिपकाया नहीं था, वो हमने पढ़ लिया था। आप चौंकिए नहीं, मुझे पता है कि आप केवल यही जानती थी कि हम अनपढ़ थे, लेकिन हमारी बहन फुलवा ने हमें पढ़ना सिखा दिया था। पर आपने हमें कहा कि आपको हमारे साथ भागना है तो हम समझ गए थे आप हमसे मदद मांगना चाहती हैं और हमने आपको भरम में रहने दिया कि हमें कुछ नहीं पता। रहा आपकी मदद की बात, तो आपने कहा था कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है तो हम आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसी कई जान कुर्बान कर सकते हैं, बिरजू ने कहा। लेकिन मेरे लिए क्यों? सुमन ने आहत होते हुए पूछा। क्योंकि हम आपसे प्यार करते थे, बिरजू ने एक गहरी सांस के साथ कहा। कुछ देर खामोशी छाई रही। वातावरण में मिट्टी और धुआं का मिला जुला धुंधल का छा रहा था। तुम्हारी आंख को क्या हुआ? सुमन ने काफ़ी देर के बाद सवाल किया। आपकी ट्रेन चल पड़ी थी। हम तीनों वहाँ से सरपट गांव की ओर दौड़ लिए थे क्योंकि जानते थे कि मुखिया जी और तुम्हारे चचेरे भाई अपने लठैतों के साथ मुझे मारने आ रहे हैं। हम जल्दी गांव पहुंचना चाहते थे ताकि गांव वाले हमें जान से मार देने से बचा लें, पर हम गांव से कुछ दूरी पर ही थे कि हमें घेर लिया गया और लाठियों से हमें मारने लगे। हमें बहुत मारा और एक लाठी मेरी आंख पर पड़ी और मेरी आंख फूट गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा होकर आ गया और हमारी जान बचाई। गांव वालों ने तर्क दिया कि छोटी मालकिन खुद किसी और के साथ भाग गई है। ये तो अपना पेट पालने के लिए घोड़ा गाड़ी चलाता है, इसमें बिरजू का कोई कसूर नहीं है। आपके घर वाले हमें छोड़कर चले गए, पर मुखिया जी ने पंचायत बुला ली और ये दलील दी कि मैंने उनकी बेटी को भगाने में मदद की है। इससे गांव की नाक कट गई है, इसलिए मेरे ज़मीन मुखिया के सुपुर्द कर दी जाए। क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल था और बड़े मालिक से पंचायत डरती थी, इसलिए फैसला बड़े मालिक की हक में गया और हमारी ज़मीन मुखिया जी को दे दी गई और हम अपने इसी घोड़ा गाड़ी से अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगे। बिरजू ने सारा किस्सा कह सुनाया। ओह बिरजू, हमें माफ़ कर दो, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे दुख है मेरे कारण तुम्हारी आँख और खेत दोनों चले गए, सुमन ने बहुत दर्द में कहा। कुछ देर खामोशी रही। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सुमन ने पूछ लिया। बच्चे? छोटी मालकिन, हमारी आँख फूट गई, ज़मीन चली गई तो हमें अपनी बेटी कौन देता? कुछ रिश्ते भी आए, पर बड़े मालिक और आपके चचेरे भाइयों ने उन सबको डरा कर भगा दिया कि अगर अपनी बेटी इससे ब्याह दी तो हम अपनी बेटी के भागने का बदला तुम्हारी बेटी से ले लेंगे। और इसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया हमरे लिए, और हमारी बहन भी कुंवारी बैठी है, उसके लिए भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा। सब पूछते हैं बड़ा भाई कुंवारा क्यों बैठा है, पर हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हमें कोई मलाल नहीं। छोटी मालकिन, आप खुश और सुखी हैं ना? बिरजू ने मासूमियत से बताया। बिरजू, मैं अब तक तो खुश थी, पर आज बहुत दुखी हो गई हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सुमन की पलकें भीगीं। छोटी मालकिन, गांव आ गया, पर आपको यहीं उतरना होगा। हम बड़े मालिक के सामने कभी नहीं जाते हैं, बिरजू ने बताया। बिरजू, मैं भी पिताजी को बिना बताए आई हूँ। मुझे माँ से सूचना मिली, पिताजी अंतिम सांस ले रहे हैं और मुझे याद कर रहे हैं। सुनो, मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? सुमन ने भावुक होकर कहा। छोटी मालकिन, हमारी बहन के लिए कोई रिश्ता हो तो बता दीजिए। हमरे कारण वो घर में बिन ब्याही बैठी है, आपका बहुत उपकार होगा। बिरजू ने मन की व्यथा कही। मैं ज़रूर उसकी शादी करवा दूंगी बिरजू। अब मैं चलती हूँ, तुमसे फिर मिलूंगी। सुमन मरे कदमों से खुद को गुनहगार समझते हुए अपनी हवेली के रास्ते की तरफ मुड़ गई। सुबह सुबह ही हवेली से बुलावा आया था। बिरजू को बड़े मालिक ने याद किया था। बिरजू के माता पिता बहुत घबराए हुए थे कि अब क्या मुसीबत आने वाली है। पहले ही क्या कम दुख दिए हैं मुखिया जी ने। बिरजू अकेला जाना चाहता था, पर गगन जिद करके उसके साथ हो लिया। हवेली के दालान में मुखिया जी एक बड़े तख्त पर लेटे हुए थे। मरणासन स्थिति में मुखिया बड़े दयनीय लग रहे थे। सेवक उनके आसपास सेवा के लिए तैनात थे। बड़ी मालकिन उन्हें हाथ पंखा झला रही थीं।
सुमन मुखिया जी के पायदाने बैठी थी। बिरजू मुखिया जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें प्रणाम करके ज़मीन पर उकड़ू बैठ गया। मुखिया जी ने इशारे से सेवक को कहा। सेवक ने कुर्सी वहाँ रख दी। बिरजू कुर्सी पर बैठो, हम अपने किए के लिए माफ़ी मांगते हैं। तुम्हारे कारण हमारी सुमन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई और वो आज अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है। सुमन के जाने के बाद हमें पता चल गया था कि जिससे सुमन का रिश्ता तय किया था वो एक नंबर का अय्याश और बदतमीज़ आदमी है। अपनी अय्याशी के कारण आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम तुम्हारे आभारी हैं, हमें माफ़ कर दो। मुखिया जी ने पश्चाताप के आंसू बहाए। बिरजू ने खड़े होकर मुखिया जी के पांव पकड़ लिए। नहीं बड़े मालिक, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं। हम तो बस अपनी मित्रता का फर्ज निभाए थे। मुखिया जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें मन में बिरजू को दी गई सज़ा के लिए बहुत दर्द था। बिरजू, पिताजी अपने किए को बदल तो नहीं सकते, बीता वक्त लौटाया नहीं जा सकता, पर उसके परिणामों को वर्तमान में सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। पिताजी ने जितनी तुम्हारी ज़मीन छीनी थी उससे दुगनी ज़मीन तुम्हारे नाम कर रहे हैं और पिताजी ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आँखें दान करने का निर्णय लिया है। वो चाहते हैं कि उनकी आँख तुम्हारी आँख में लगाई जाए। उसका सारा इंतज़ाम मैं कर दूंगी। सुमन ने अपनी पिता मृत्यु का सोचते हुए नम आँखों से बताया। बिरजू मुखिया जी के पाँव से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी मालकिन भी सुबकने लगी। माहौल एक अजीब मुर्दनी में बदल गया। कुछ देर बाद जब वो संयत हुआ तो बोला, छोटी मालकिन, हमें आपसे बात करनी है। और बिरजू उठकर वहाँ से दूर चला गया। सुमन उसके पास गई। बोलो, क्या बात है? छोटी मालकिन, ज़मीन तो ठीक है, पर बड़े मालिक की आँख हमें लगवाएंगी, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। बिरजू ने सकुचाते हुए कहा। बिरजू, उनके शरीर के साथ आंखें भी राख हो जानी है। इससे अच्छा है कि उनकी आंख से तुम फिर से सुहाखे हो जाओ। मैं तुम्हारी एक आंख में अपने दोस्त और दूसरी आंख में पिता की दृष्टि देख पाऊँ। बिरजू, सकुचाओ मत, मना मत करना। ऐसे करने से मेरे पिता और मेरा दोनों का प्रायश्चित हो जाएगा और हमारे पाप कुछ कम हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरे पिता ना तो कम से कम उनकी आँख तो जिंदा रहे, इसलिए तुम्हारे इनकार पर भी मैं और मेरे पिता मानने वाले नहीं हैं। कहकर सुमन वहाँ से चली गई। मुखिया जी को गए हुए 1.25 महीने हो गया था। बिरजू की फूटी आँख में मुखिया जी की आँख आज भी जिंदा थी। आज सुमन वापस शहर लौट रही थी। हालांकि उसके पति और बच्चे ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, पर सुमन ने बिरजू के घोड़ा गाड़ी में ही स्टेशन जाने का बोल दिया था। स्टेशन पर ट्रेन आने में समय था। बिरजू एक तरफ खड़ा था। अचानक न जाने सुमन को क्या सूझा, उसने आगे बढ़कर बिरजू के पांव पकड़ लिए। बिरजू अचकचाया। छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं? हमें पाप का भागी न बनाइए, उठिए। बिरजू, हम अपने दोस्त और अपने पिता के पांव छू रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हम जिंदगी में कभी कोई गलत काम न करें। हमारे सर पर अपना हाथ रख दो। सुमन की आंखें भीग गईं। अनायास ही बिरजू की दोनों आंखों से अश्रुधारा बह निकली और बिरजू के हाथ सुमन के सर आशीर्वाद मुद्रा में जा लगे। बिरजू की आंख से बहते आंसू सुमन के हाथ पर जा गिरे। माहौल बहुत भावुक हो चला था। सुमन उठ खड़ी हुई। उसने आंख पोंछते हुए अपने पति से कहा, बिरजू की बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना होगा। मैंने इससे वादा किया है, एक नहीं 2 रिश्ते देखने होंगे। दोनों भाई बहनों की एक ही मंडप में शादी करवा देंगे। ये कहते हुए सुमन का पति बिरजू के गले लग गया। ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी और बिरजू ट्रेन के आंखों से ओझल होने तक लगातार हाथ हिला रहा था।